आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो आपका केमिस्ट्री का आपका क्लास जो 9th है उसका जो है वो थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं। और ये थर्ड चैप्टर का जो है ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। हम एक एक करके डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी तक जो है हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया है। अब मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो उससे पहले बता दूं कि हमारी जो है एक जीके ट्रिक ऐप है। अगर आप जो है जैसे HPSSC या HPPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, तो जैसे आपको हिस्ट्री के नोट्स चाहिए या पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहिए या आपको ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए या इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए, तो आपको सब के सब कॉमन इस जो स्टोर में मिल जाएंगे। आपको जीके ट्रिक ऐप के ऊपर लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे। तो इन सभी का जो प्राइस है आपको 220 रुपीज में ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हिमाचल के नोट्स भी इसमें है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो 220 रुपीज में इन्हीं में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप CDP की तैयारी कर रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं CTET के लिए, तो आपके लिए जो है वहां पे नोट्स मिल जाएंगे आपको 200 रुपीज में। आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे आप टेट या TGT मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है वहां पर स्पेशल जो है क्वेश्चन पेपर मैंने जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो ये भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 30 रुपीज की जो है आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा आपको, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जब हम बात करने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, किसकी बात करेंगे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, देखो हमने जो है मैटर वाला चैप्टर कर लिया है। मैटर के जो पिछले दो वीडियो मतलब जो दो चैप्टर थे वो थे पूरे, उसमें एक में फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, एक में केमिकल प्रॉपर्टीज थी। तो आज जो है हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो अभी सिर्फ हम जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में सिर्फ इतना जान लेते कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या है। देखो जैसे हमने बात करी थी कि कोई भी एलिमेंट है, मान लो हमने लिया है कॉपर। ठीक है, कॉपर एलिमेंट, मान लो ये कॉपर का टुकड़ा है तो उसके अंदर जो है कुछ पार्टिकल्स हैं। क्या है? पार्टिकल्स हैं। वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या है उसके? वो क्या है? आपके एटम्स है। ठीक है, वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या है उसके? एटम्स है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जो दो और दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मान लीजिए हमारे पास वाटर है। वाटर में एक हाइड्रोजन का एटम है, दो हाइड्रोजन का एटम है यहाँ पे, और एक है ऑक्सीजन का एटम। तो ये आपका क्या पूरा का पूरा क्या बना? आपका ये मॉलिक्यूल बना। क्या बना? ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बना। ठीक है, अब ये देखिए जो ये पार्टिकल्स हैं इसके अंदर स्क्वायर में, ये आपके मैंने जो है कॉपर के एटम्स बताए हैं। ठीक है, तो कॉपर के एटम्स है ये छोटे छोटे, जो स्मॉल पार्टिकल्स है किसी भी एलिमेंट के अंदर जो है वो आपके एटम्स है। और एटम्स से मिलकर जो बनता है आपका वो क्या होता है? आपका मॉलिक्यूल होता है। तो जब पुरानी जो है जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें काफी सारे ऐसे पुराने साइंटिस्ट थे जो भारत के ही साइंटिस्ट थे। जैसे आपके महर्षि कन्नड़ थे, तो उन्होंने बोला था कि मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो एटम है। ठीक है, अणु है, परमाणु है। ठीक है, उसके बाद फर्दर ऑन साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी यही बोला कि जो है आपकी मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो अणु है या फिर एटम है। ठीक है, तो उसमें से हमारे पास दो साइंटिस्ट ऐसे थे, जैसे आपके एक थे लैवोइजियर एंड एक थे जोसेफ प्राउस्ट। दिस टू साइंटिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। सो जो फादर है मॉडर्न केमिस्ट्री के, ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री आपके लैवोइजियर हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये विदेशी हैं सारे के सारे, तो लैवोइजियर की बात करें तो इनका जो है एक कुछ लॉज आए थे, उनको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देख लीजिए
कि यहाँ पर जो है जनरली वैसे तो पांच लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है, गेज-लुसाक्स लॉ, और भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जो इसमें हमने पढ़ने हैं वो हमेशा जो है हमें अभी जो है दो ही लॉ पढ़ने हैं। वो है आपका, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो ये दो लॉज हमने पढ़ने हैं, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो लॉ है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपका किसने दिया था? ये लावोइजियर ने दिया था, लावोइजियर ने इस लॉ को दिया था। और ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है आपका, ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है? लावोइजियर ने। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस किसने दिया है? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पहला लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये जो लॉ था वो आपका पता ही आपको कि लावोइजियर ने दिया था, और इसमें क्या बोला गया है? द लॉ इज गिवन, दिस लॉ स्टेट्स दैट energy can neither be created nor be destroyed, ठीक है। अब देखिए ये लॉ क्या बोलता है। अब ये बोल रहा है कि जो एनर्जी है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय करते हैं। देखो यहां पर हमने बात करी थी, जैसे हम एलिमेंट की बात करते हैं, हमने मान लो कॉपर का एलिमेंट लिया था, तो उसके अंदर क्या थे? वो एटम्स थे, छोटे छोटे, ठीक है। अब इन एटम्स की जो है हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, यानी कि मतलब हम उसमें कोई इंजेक्शन देके जो है वहां पर उस एटम्स की जो है एनर्जी को बढ़ा नहीं सकते, या फिर हम उसको प्रेस करके या दबा के या फिर फेंक के जो है हम उसको जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका कहना था, ठीक है। बट एनर्जी can be transformed from one place to another। इसका यह भी कहना था कि इसकी जो एनर्जी है वो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसफॉर्म उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा ये क्या बोलता है, ठीक है। इट ऑल्सो स्टेट्स that the mass of product is always equals to the mass of reactants। ये क्या बोलता है कि जो प्रोडक्ट का मास है वो ऑलवेज इक्वल रहता है रिएक्टेंट के मास से। तो यहां पर देखो एक टर्म ये आई रिएक्टेंट और एक टर्म आई आपकी ये प्रोडक्ट आई। सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट क्या होगा और रिएक्टेंट क्या होगा। जो रिएक्ट करने वाले होंगे, ठीक है, जो रिएक्ट करने वाले एटम्स होंगे वो रिएक्टेंट होंगे, जो उन रिएक्टेंट से के मिलने से जो हमको चीज मिलेगी वो आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर एज अ एग्जांपल के तौर पर अगर मैं दो हाइड्रोजन एटम्स लेता हूं, उनको जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूं, तो दीज टू आर रिएक्टेंट, और जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो इस साइड को मिलेगा, एरो से इस साइड को, तो वो आपका प्रोडक्ट होगा। क्या मिलेगा हमारे को? वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो देखो यहां पर देखो ये एटम्स हैं, ये एटम्स हैं, जब दोनों आपस में रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करें तो क्या बनाया उन्होंने? प्रोडक्ट बनाया। और ये प्रोडक्ट क्या है आपका? एक तरह से मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहां पर देखो दो एटम्स जो है मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। अब ये चीज यहां पर देखिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। इसमें यह बोला गया है कि जो मास ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि इसका मास है, ये वाला जो मास है आपका, इसका जो मास है मॉलिक्यूल का, वो इसके मास के बराबर होगा, यानी कि रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा। अब कैसे देखिए, अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर दो मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन के हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक मॉलिक्यूल जो है आपका ऑक्सीजन का है,
तो 3 मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हो गए। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, तो दोनों साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। अब दूसरा एक एग्जांपल, ये तो आपको मैंने नॉर्मल आपको बताया है, सिंपल सी बात करता हूं, मैं इसको मिटो देता हूं। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं कि मास के बारे में बात करें कि मास जो है उसका रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें क्या मिला? वाटर मिला। अब एक चीज याद रखिए कि जो हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है वो 1 होता है। अब यहां पर 2 है तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है, तो इधर कितना होना चाहिए? 2 और 16। तो देखो आपका जो है यहाँ पे 1:8 और 1:8 इसका आंसर, यानी कि इसका जो प्रोपोर्शन रहता है वो आपका 1:8 में रहता है। तो मतलब यह है कि आपको ये चीज याद रखना है कि दोनों का मास जो है एक दूसरे के साइड जो है, जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है वो सेम रहना चाहिए, तभी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है एप्लीकेबल होता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। उससे रिलेटेड मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि फॉर एग्जांपल एक और देख लीजिए, अगर हमने एक में अमोनियम क्लोराइड लिया है और दूसरे में जो है दूसरा हमने क्या लिया है? कैल्शियम सल्फेट लिया है। ये एज्यूम करने के लिए मैं बोल रहा हूं आपको, एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये एक तरह से ट्यूब ले लेता हूं मैं इस तरह से। तो एक में हमने जो है यहां पर जो है अमोनियम क्लोराइड दे दिया है और एक में हमने जो है सेम अमाउंट में कैल्शियम सल्फेट डाल दिया है, सेम अमाउंट में डाला है। अगर ये 10 ग्राम है तो ये भी जो है वो 10 ग्राम ही है, ठीक है। तो क्या किया हमने इसको? पहले तो इनका वेट मेजर किया कि कितना कितना था, तो 10-10 ग्राम था। जब हमने जो है, अभी तो ये रिएक्टेंट है, अभी रिएक्ट नहीं किया है हमने इनको, जब हम इसको शेक करेंगे तो मतलब ये रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब रिएक्टेंट हो गए तो हमको क्या मिलता है? देखने को मिलता है कि जो कैल्शियम सल्फेट है वो फिर से 10 ग्राम मिला और आपका अमोनियम क्लोराइड जो है वो फिर भी 10 ग्राम मिला। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है ऑलवेज वहां पर इक्वल है रिएक्टेंट के, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो सेकंड लॉ है हमारा वो है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहां पे समझने वाली बात करेंगे हम थोड़ा सा। इसमें लिखेंगे आप इन अ केमिकल सब्सटेंस, इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements are always in definite proportion by mass। तो मतलब यहां पे क्या बोला गया है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जो उसमें एलिमेंट है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। किसके प्रोपोर्शन में? मास के प्रोपोर्शन में, अकॉर्डिंग टू मास, ठीक है। अब इसको समझने के लिए दोबारा से मैं वाटर को लेता हूं, वाटर और ऑक्सीजन। तो हमको क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर मिल रहा है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का जो है एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो आपका 16 होता है, ठीक है। तो इधर देखो रेशो क्या आ जाएगी आपकी? 1:8। अगर इसको हम कटेंगे तो 1:8 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर इस साइड देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, तो यहां पे देखो 2 मॉलिक्यूल है आपके पास, तो 2 मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास 16, 2 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो 1:8 इसका भी आंसर आ जाएगा। तो यानी कि मतलब क्या है कि दोनों साइड जो है वो प्रोपोर्शन जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन आ रहा है बाय मास, यानी कि सेम प्रोपोर्शन आ रहा है बाय मास। तो इसका जो है हम यहाँ पर जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ये आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आपको अभी पता लग जाएगा। तो इसके बाद जो है ये हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शंस का जो लॉ था ये था। अब हम बात करेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये दोनों जो लॉज थे वो उसके बाद जो है वो सही साबित होने लग गए थे। तो डाल्टन जब आए थे तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो लेकर आए थे और उन्होंने क्या बोला था कि जो आपके मैटर होता है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो आपकी एटम होती है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है,
डाल्टन ने ली थी ये। तो इन्होंने क्या बोला था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि जितना भी मैटर है आपका, वो छोटे पार्टिकल्स से बनता है, और उन छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, हम एटम्स बोलते हैं। मैंने बात करी थी ना अभी कि एलिमेंट लिया हमने यहाँ पे कॉपर का, तो उसके अंदर जो है वो क्या है, वो आपके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो क्या है, आपके एटम्स ही है। उन्हीं पार्टिकल्स से मिलकर जो है आपका मैटर बना है। ठीक है, दूसरा देखिए एग्जांपल यहाँ पे, दूसरा क्या बोलता है यहाँ पे, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed by a chemical reaction। ठीक है, मतलब क्या है, अभी हमने बात करी थी कि एटम जो है वो एक तरह से इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, वो डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ठीक है, और उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको हम जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस जो पोस्टुलेट से जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो है वो बिल्कुल जो है वो सही साबित हुआ कि जो है ये एटम्स है, हम इसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, ना हम उसको क्रिएट कर सकते। ठीक है, उसको ना हम क्रिएट कर सकते। ठीक है, तो अब तीसरा देखिए यहाँ पे, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स of a given element are identical in mass and chemical properties। अब यहां पे समझने की बात कीजिए कि जैसे मैंने यहां पर जो है कॉपर के एलिमेंट लिया हुआ था, तो इसमें क्या होंगे, कॉपर के एटम्स होंगे। तो जितने भी एटम्स यहां पे बोले गए हैं कि कोई भी एटम है, मान लो ये एटम है और ये एटम है, तो इन दोनों का जो मास होगा या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल सेम रहेंगी। चाहे इसमें से कोई भी एटम है, मान लो ये और ये मैं ले लेता हूं, या ये और मैं ये ले लेता हूं, या ये और ये ले लेता हूं, तो इनका अगर हम मास देखेंगे वो बिल्कुल जो है वो सेम रहेगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट element have different mass and chemical properties। सिंपल सी बात है, यहां पे क्या बोलने की बात की गई है, अगर मान लो मैं एक एलिमेंट लेता हूं कॉपर का और दूसरा लेता हूं मान लो मैं हाइड्रोजन का, कोई भी ले लो, एक एलिमेंट लिया है मैंने कॉपर का और दूसरा लिया है मैंने आपका सिल्वर का। ठीक है, सिल्वर का, तो देखो जो इसके अंदर भी एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट के एटम की बात करें तो उनका जो मास होगा वो डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। जब मैं यहां पे देखो सिल्वर का एटम्स ले रहा हूं, तो सिल्वर के एटम्स की बात करूं, सिल्वर के एटम्स अगर इसकी बात करूं मैं ओनली, तो यहां पर भी जो है प्रॉपर्टीज यानी कि एटम्स और इस एटम्स की जो आइडेंटिटीज होगी या फिर मास होगा, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो सेम रहेगी। लेकिन हम इन दोनों में अगर कंपेयर करें, एक एटम इसका लें और एक एटम इसका लें, तो उनका जो मास होगा वो डिफरेंट होगा और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो डिफरेंट होंगी। ये यहां पर कहना चाह रहा है। ठीक है, अब जो पांचवा है हमारा इसमें पोस्टुलेट, वो ये है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। Atoms combine in a ratio of small whole numbers to form compounds। अब यहां पर क्या बोला गया है कि जो एटम्स हैं आपके, छोटे छोटे जो एटम्स हैं वो एक होल नंबर में जो है वो कंबाइन करेंगे या
या फिर वो कंपाउंड्स बनाएंगे। जैसे मैंने बात करी थी वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो यानी कि मतलब क्या है, वो वाटर बना रहा है, यानी कि ये क्या है आपकी, ये होल नंबर रेशो है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये क्या है, वो एक क्या है आपका होल नंबर रेशो है। तो जितने भी एटम्स है वो किस में, एक होल नंबर जो है रेशो में जो है वो कंबाइन करके कंपाउंड्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो पांचवा है हमारा, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, जो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, इसका मतलब नंबर क्या है। मान लो हमें वाटर बनाना है, वाटर बनाना है तो हमारे को वहां पे क्या चाहिए, वहां पर 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए। हम वहां पे अपनी तरफ से नहीं रख सकते कि हम यहाँ पे 1 ऑक्सीजन डालते हैं और 1 ही हाइड्रोजन डालते हैं तो वाटर बन जाएगा। चाहे कोई भी हो, चाहे वो आइस वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो कोई भी वाटर हो, चाहे वो नॉर्मल वाटर हो, वहां पर हमें वाटर को बनाने के लिए जो है वहां पर H2O ही चाहिए, यानी कि 2 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन के चाहिए और 2 मॉलिक्यूल जो है वो 1 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पोस्टुलेट्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। अगर आपको इसमें से कोई डाउट लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ठीक है, और जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने पोस्टुलेट जो है एक कॉपी पे लिख लेने हैं अच्छे से, और प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।